नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार तरीके से महत्वपूर्ण सुपर टेट और यूपी टेट से संबंधित श्रृंखला को हम सब देख रहे हैं, ठीक ना। तो आइए जबरदस्त तरीके से एकदम अपनी सफलता की ओर अग्रसर होइए। ईश्वर करे आपकी सारी मनोरथें पूरी हों और शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग कर रहे हैं। पिछले दो प्रश्नों में श्रृंखलाओं में आप सबने देखा होगा कि क्या गजब के प्रश्न थे। ठीक इसी तरह आपको जो है आज की भी महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सब प्रश्नों के बौछार को जबरदस्त तरीके से देखेंगे। जैसे पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, बैकाल झील को विश्व का सबसे ठंडा देश कौन सा है, रूस यानी ठंडा स्थान जिसे हम बर्खोयांश के नाम से जानते हैं, ये आपको रूस में है। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा है। डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की इकाई है। तो इस तरह के आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखलाओं को हम सब रूबरू होंगे, देखेंगे। आइए हम सब शानदार तरीके से प्रश्नों के श्रृंखला को करते हैं। चलिए आप सबके सामने पहला ही प्रश्न रहा, पारसेक के मापन की इकाई है, यानी पारसेक से किसकी माप की जाती है। घनत्व की माप की जाती है, आयतन की माप की जाती है, लंबाई की माप की जाती है या द्रव्यमान की माप की जाती है। पारसेक से किसके आपको माप की जाती है। जल्दी से फटाफट सभी लोग शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। आप जल्दी से फटाफट एकदम जवाब आना चाहिए। जल्दी से सभी लोगों का फटाफट जल्दी से आप सबका जवाब जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। कुछ लोगों का शानदार तरीके से प्रश्नों का जवाब आपको आ रहा है। बिल्कुल भाई, पारसेक जो है ये लंबाई की मात्रक है और लंबाई के सबसे बड़ी मात्रक के रूप में आपको जो है कि पारसेक है। लंबाई के सबसे बड़े मात्रक के रूप में ये पारसेक होता है, ठीक ना। और ये लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर यह माना जाता है, ठीक। लंबाई का सबसे बड़े इकाई, बड़ी मापन के इकाई, मापन के इकाई मानी जाती है। एकदम शानदार। आप सबका महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबके जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से आ रहे हैं, ठीक ना। ये कितने, तो 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, डायोप्टर की इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता के, लेंस की फोकस दूरी के, प्रकाश की तीव्रता के या ध्वनि की तीव्रता के। तब आप जवाब दीजिएगा कि डायोप्टर, ठीक ना। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता की आपको मात्रक इकाई जो है लेंस की क्षमता के आपको होता है। किसकी, लेंस की क्षमता के आपको जो है इकाई डायोप्टर होता है। ये आपको जो है, और जबकि ज्योति तीव्रता के मात्रक जो है ये कैंडिला होता है और वही ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ये भी आप सबको पता होना चाहिए, ये पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो आप सबको पता है कि संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950 की स्थिति को आपको हुआ। जल्दी से आप सब जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक ना, जल्दी से। तब आप देखोगे तो आपको जो है 24 जनवरी 1950 का अंतिम आपको सत्र का आयोजन किया जाता है। इसी तिथि को आपको जो है कि संविधान के 3 प्रतियां तैयार होती हैं। तीनों प्रतियों पर 284 लोग हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही साथ जनगण मन अधिनायक का
और वंदे मातरम का गायन किया जाता है। और इसी तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि, ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या नई दिल्ली में है? ये आपको जल्दी से बताना है, तब आप बताइएगा कि ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक ना, यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी आपको कहाँ स्थित है? तब बताइएगा कि यह हैदराबाद में, तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में आपको यह स्थित है, ठीक ना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह स्थित है। नेक्स्ट चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं और देखते हैं। ये आपको जो है हिंदी इंडिविजुअल शानदार नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। आपको जो है कि 140 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगी, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल आपको मिलेगा, साथ ही साथ ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको छूट मिलेगी। तो इस तरह से आप देखो तो आपको एक शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आपको मिलते हैं और आज सबके लिए ये बड़ा ही फायदेमंद भी माना जाएगा। साथ ही साथ हमारे संस्था की ओर से ग्राम विकास अधिकारी का भी आपको बैच शानदार तरीके से संचालित है। लगभग 600 वीडियो लेक्चर हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए भी दिया गया और आप जो है 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी सफलता अधूरी है तो ऐसी स्थिति में स्टडी 91 को जरूर से ज्वाइन करिए, आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ है? एशिया का पहला, ये आपको जो है विशाखापट्टनम में, कांडला में, कुचिपुड़ी में या इनमें से कोई नहीं। ये भारत का पहला या एशिया का, ये भारत का भी पहला निर्यात प्रसंस्करण है। जब एशिया का है तो भारत का तो रहेगा ही, और वह कोई और नहीं, कांडला जो है, कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में कच्छ के रण में आपको कांडला बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह, क्या है? ज्वारीय बंदरगाह, बंदरगाह आपको माना जाता है। साथ साथ ही आप सबको यह भी बता दें कि अब इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। क्या हो गया है कांडला बंदरगाह का? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक ना, उपाध्याय आपको जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये कर दिया गया है। प्रसंस्करण का नाम, बंदरगाह का नाम, भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, 13 बंदरगाहों में से एक बड़ा बंदरगाह माना जाता है। ये कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में कांडला बंदरगाह आपको स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न बच्चा कई बार पूछा गया है और हर एक व्यक्ति को ये प्रश्न आता है, और यदि गलती करते हैं तो अक्षम्य है, ये क्षम्य योग्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। ये आपको आर मिश्रा, केसी मेहता, एम.एस. स्वामीनाथन या पी महेश्वरी, तब आप क्या जवाब दोगे? तो आप जवाब दीजिएगा एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं ये आपको भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। वैसे हरित क्रांति से आप बातें कर सकते हो कि इसकी शुरुआत भारत में 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, या कह सकते हो कि 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में आई। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये गेहूं पर एवं चावल पर देखने को मिला। चावल पर
और इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो आपको पंजाब था, हरियाणा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश आपको जो है ये सबसे प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। साथ साथ ही हरित क्रांति के बाद आपको जो है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, बोरलॉग। और एमएस स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी माने जाते हैं। चलिए देखिए, ये एकदम महत्वपूर्ण बात है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स। ये मरुस्थल में जो उगते हैं पौधे, इन्हें क्या कहते हैं? जबरदस्त तरीके से शानदार प्रश्नों के श्रृंखला को आप सब कर रहे हैं। शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी से आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और लाइक जरूर करें। और आप सबके कमेंट और जवाब को भी मैं देख ही रहा हूं, कुछ लोगों का जवाब अभी भी गलत है। भाई ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करिए। ये सब प्रश्न जो हैं गलती किए तो परीक्षा से बाहर हो गए, ठीक ना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आप सबके लिए। चलिए जल्दी से आप सब इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा आपको है। तब बताएगा कि मरुस्थलों में उगने वाले पौधों को आपको क्या बोलते हैं? मरोदभिद या जीरोफाइट्स के नाम से हम सब जानते हैं। क्या बोलते हैं? मरुदभिद, मरुदभिद या जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो जल में उगते हैं वो हाइड्रोफाइट्स है, और हेलोफाइट्स वो हैं जो आर्द्रता में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स बोलते हैं। 10% का नियम, ये आपको ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम जो है ये इस रूप में आपको देखने को मिलता है। ऊर्जा हमेशा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ये 10% के रेंज में जाती है। और ये ऐसे जैसे बना लीजिए, ये आपको उत्पादक हुआ, ठीक ना, और ये आपको उपभोक्ता हुआ, और ये द्वितीय, ये प्रथम उपभोक्ता हुआ, ये द्वितीय उपभोक्ता हुआ, या ऐसी क्रम में यदि ऊपर के ये जाएंगे तो 10% में आपको कमी देखने को मिलती है। जैसे आपको कोई यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादन करेगा तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में 100 किलो कैलोरी ही ऊर्जा जाएगी, ठीक ना, केजी कैलोरी ऊर्जा, KgCl कैलोरी ऊर्जा, और यहाँ आते आते 10 KgCl आपको ऊर्जा, यानी अंतिम को मात्र 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि नीचे 1000 कैलोरी ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। तो ये इसके जनक जो है लिंडेमान को इस ऊर्जा प्रवाह के नियम को या 10% का नियम का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये आपको हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से CBT2 और ग्रुप डे की श्रृंखलाएं जारी हैं। आप सबके लिए ये सुनहरा मौका है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं सलाह भी देता हूं कि जरूर से परचेज करिए। आपकी सहायता में, आपकी सहायक में ये बिल्कुल काम देगा। 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक अभी ही मैंने बताया कि लिंडेमान जो हैं ये 10% के नियम देने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं। 10% का नियम लिंडेमान के द्वारा ही दिया गया है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र आपको जो है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र, फसल पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र या अलवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र। तब मानव निर्मित आपको पारिस्थितिकी तंत्र में फसल पारिस्थितिकी तंत्र जो है यही मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें भी मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो धान का खेत,
धान का खेत जो है मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन नामक गैस जो है धान के खेत से उत्सर्जित होते है। मीथेन गैस जो है ये धान के खेत से उत्सर्जित हुआ करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र क्या कहते हैं? जैसे आप मान लो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये आपको जो है जीव पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक ना, जीव पारितंत्र, और ये जो है नदी पारितंत्र या तालाब पारितंत्र या जल पारितंत्र, ठीक ना, जल पारितंत्र के रूप में। अब इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, या आपको बायोटोप कहते हैं, या इकोटोन कहते हैं, या शियर कहते हैं? तब आप जवाब दीजिएगा कि इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन के नाम से इस पारिस्थितिकी क्षेत्र को इकोटोन के नाम से कहा जाता है। तो इस तरह से आपको जो है कि परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप सब बिल्कुल शानदार तरीके से प्रश्नों के श्रृंखला की ओर लगे रहिए, जो कि आपके सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हैकल जो है इस किस संकल्पना से संबंधित है? यदि अर्नेस्ट हैकल को नहीं जाना तो फिर पर्यावरण को नहीं जाना। इसे जीवों के उत्पत्ति के कार्बन चक्र को, जैविक अनुक्रम को या पारिस्थितिकी तंत्र को किसे इसके जनक कहे जाते हैं? तब आप क्या जवाब देंगे? आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे जल्दी से, ठीक ना? इस प्रश्न का आप जवाब क्या देंगे? अर्नेस्ट हैकल, ठीक। अरे भाई, अर्नेस्ट हैकल पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी आपको संकल्पना दिया। पारिस्थितिकी के संकल्पना यानी इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसी के द्वारा किया गया, तो अर्नेस्ट हैकल जो है ये इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किए। इकोलॉजी ये सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा है 1866-67 ईस्वी में आपको प्रयोग किया जाता है, जबकि 1935-36 ईस्वी में इकोसिस्टम, इको-SYS सिस्टम की बातें एजी ट्रांसले द्वारा किया जाता है। एजी ट्रांसले, ठीक ना। ट्रांसले ने आपको ट्रांसले या ट्रांसलेट, ट्रांसले भी कहीं कहीं लिखा है, ट्रांसले के द्वारा आपको इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के तंत्र, ये पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण आप सबको श्रृंखला रही। अगले प्रश्न में ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है और आप सबके भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो आइए लेखपाल बैच को ज्वाइन करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगली महत्वपूर्ण, किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्राप्त हुई? तब आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1854 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक ना, या आपको जो है कि आपको 1833 का तृतीय चार्टर एक्ट, तृतीय ये जो है तृतीय चार्टर एक्ट या अधिनियम, या आपको का द्वितीय चार्टर एक्ट, द्वितीय चार्टर एक्ट जिसे राजपत्र लेख के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा आपको ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देता है? तो वह है 1813 का
चार्टर एक्ट जो है ये ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान करता है। एकदम शानदार तरीके से आप सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को कर रहे हैं और आपका दिन मंगलमय हो, आपकी चीजें सब कुछ आप ईश्वर करें, आप तरक्की को करें, ठीक ना। एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में किसे जनक कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांप्रदायिकता के निर्वाचन प्रणाली का जनक भारत में किसे कहते हैं? लॉर्ड मेयो को कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को कहते हैं, ये आपको देखिए लॉर्ड मिंटो को कहते हैं, या आपको लॉर्ड मॉन्टेग्यू या लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, तब बताएगा लॉर्ड मिंटो जो है, मार्ले मिंटो सुधार, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, मार्ले मिंटो सुधार में आपको पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया जाता है। लिमो के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के जानकारी आपको प्राप्त होते हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से ये बातें आप सबको देखने को मिलती है, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने भारत के संप्रभुता को स्थापित किया। भारत में संप्रभुता, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडेवास का युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत के तृतीय युद्ध से इनको कोई लेना देना नहीं। यह आपको 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध जो है ये आपको 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। पलासी का युद्ध जो है ये आपको 23 जून आपको 1757 ईस्वी को लड़ा जाता है। और वहीं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर आपको जो है अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। तो इनमें से किस युद्ध में आपको अंग्रेजों का भारत में अस्थायित्व स्थापित हुआ था? तो जहां ऐसे इतिहासकार मजुमदार लिखते हैं कि पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में खड़ा होने की व्यवस्था दी, वहीं बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में बैठने की व्यवस्था दे दी। अब ये बक्सर का युद्ध जो है ये सबसे अधिक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों के संप्रभुता स्थापित हुई। और इसी युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आपको जो है कि इलाहाबाद की संधि की जाती है और इस संधि के तहत अंग्रेजों को भारत में दीवानी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न के आपको श्रृंखला देख रहे हैं और प्रश्नों को भी आप सब देख रहे होंगे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था, एक कैप्टन होपहेम थे या सर आयरकुट थे या हेक्टर मुनरो थे या जनरल गोडाई थे? ये इनमें से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था? ये जल में लड़ा गया युद्ध माना जाता है और हैदर अली इसे युद्ध के समय कहते हैं कि स्थल मार्ग से मैं अंग्रेजों को स्वर्ग में भी पराजित कर सकता हूं, लेकिन जब जल की बात आती है तो हम असहाय महसूस करते हैं। ऐसी बातें हैदर अली जी के द्वारा कही जाती है, ठीक ना। तो ये इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था पोर्टोनोवा के युद्ध के समय आपको जो है कि सर आयरकुट के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? सर आयरकुट के द्वारा किया जा रहा था। चलिए
अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखें। ये नितिन सर के द्वारा जबरदस्त आपको हैंड रिटेन नोट्स है, ई बुक्स है, आपको जो है कि यानी पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध होंगे और आप सबके सफलता में काफी सहायक भी मानी जाती है। तो इसे जरूर परचेज करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। देखिए, इटली का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रोम को, मिलान शहर को, या पेरिस को, या पिनवरा को? तब बताइए कि रोम को पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पवित्र नगर के नगरी के नाम से जाना जाता है, या पोप की नगरी भी कहते हैं। पोप की नगरी आपको कहते हैं, या पुनर्जागरण का केंद्र भी रोम को कहा जाता है। मिलान शहर जो है इसे ही इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं और पेरिस को सुरा सुंदरियों का, सुरा एवं सुंदरियों की नगरी, एवं सुंदरियों की नगरी, सुंदरियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ साथ ही पेरिस को फैशन नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैशन नगरी के नाम से भी आपको इसे जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आप सबके सामने चल रही है। नेक्स्ट देखिए, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प के रूप में आपको चयन करना है। तो जहांगीर के दरबार में हॉकिंस का आगमन जो है ये कब होता है? 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस का आगमन होता है। वहीं जहांगीर के दरबार में थॉमस रो जो है ये कब आता है? तो 1615 ईस्वी में आता है। आपको स्वाली में अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़ा को 1612 ईस्वी में पराजित किया। मिल्डन हॉल जो है ये भारत का आगमन 1599 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 3 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा। 3 जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के श्रृंखला को देखते हैं। ये रहा, ठीक। तो अब आप देखिए कि सुमिलित करना है यहाँ पर भी कौन किसको स्थापना किया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा। तब ये जॉब चार्नॉक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी। जबकि आपको जो है कि चार्ल्स जो आयर थे ये फोर्ट विलियम कलकत्ता के प्रथम प्रशासक माने जाते हैं। वही फ्रांसिस डे जो है, फ्रांसिस डे के द्वारा आपको क्या किया जाता है? तो फ्रांसिस डे ने आपको जो है कि अच्छा, फ्रांसिस डे एकदम जॉब चार्नॉक एक मिल गया ना? हाँ जी मिला, एक यही तो मिल गया ये आपको। फिर फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास और मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी। तो 1 3 2 4 एकदम बिल्कुल सही जवाब आपको हुआ। एक जो है कि 3 1 2 4 ये आपको सटीक जवाब हुआ। ठीक, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए, कवि कालिदास का नाम किसमें उल्लिखित है? तो कवि कालिदास का नाम जो है ये इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल अभिलेख में, या अल्पादुदान लेख में, या हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तब बताइएगा कि कालिदास और भारवी दोनों का उल्लेख जो है ये एहोल अभिलेख में मिलता है। इसमें आपको जो है रवि कीर्ति की तुलना, रवि कीर्ति की तुलना जो है की तुलना कालिदास एवं भारवी के साथ की गई है। महाकवि भारवी के साथ
आपको की गई है। और इसी अभिलेख में एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी मिलती है, वह क्या है? तो वह ये है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने आपको नर्मदा नदी के मुहाने पर पराजित किया था, ऐसी जानकारी भी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट, मैथ्स के बिग बॉस आपको जो है इनके द्वारा शानदार तरीके से आपको प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ाई गई है और आपके भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक ना। तो ये मैथ्स के बिग बॉस प्रवीण सर हैं और आपके लिए मैथ शानदार तरीके से इन्होंने पढ़ाया है। एक बार मैथ के पूरी श्रृंखला को देखिए, चीजों को समझिए, ठीक। ये महाबलीपुरम, ये सुपर टेट में आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नरसिंह वर्मन, समुद्रगुप्त, हर्ष या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तब आप बताइएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम नामक नगर बसाया गया और महाबलीपुरम में आपको रथ मंदिर का निर्माण कराया गया। इस रथ में सबसे बड़ा रथ धर्मराज का है और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ जो है ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न के श्रृंखला को देखिए। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगे? शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के विषय में, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए, औरंगजेब ने दक्षिण के राज्य के लिए या क्लाइव ने बंगाल के लिए? तब बताइएगा कि ये बाजीराव के प्रथम के द्वारा साहू जी से यह बात कही जाती है कि अब समय आ गया है कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही इसके गिर जाएंगे। ये आपको मुगल साम्राज्य के विषय में बालाजी प्रथम जो हैं ये साहू जी से कहते हैं, ठीक ना। ये और इसी के बाद आपको साहू जी इन्हें योग्य पिता के योग्य पुत्र के संज्ञा देते हैं, ठीक ना, बाजीराव मस्तानी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए और सूचियों को दिए गए जो है मिलान करके बताइए। ये आपको जो है कि शिवाजी से संबंधित बातें हैं। तो 1774 ईस्वी में शिवाजी का जो है ये राज्याभिषेक जो है ये होता है और 1627 ईस्वी में आपको शिवाजी का जो है शिवनेर के दुर्ग में आपको जो है कि जन्म होता है। वहीं आपको 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरे के किले से भागने में सफल हो जाते हैं और 1669 ईस्वी में 59 ईस्वी में शिवाजी द्वारा बीजापुर के सूबेदार आपको अफजल खां के हत्या वो अपने बघनक के द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तरह से 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन संख्या 2A जी और राइट आंसर माना जाएगा। 2 बिल्कुल सही जवाब शानदार तरीके से आप लोग देते रहिए। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में लेखपाल आपको महत्वपूर्ण श्रृंखला ग्राम समाज विकास का आपको एक महत्वपूर्ण श्रृंखला दिया गया है। आप इसे परचेज करिए और जरूर से पढ़िए। एक बार मैं पढ़ने का सलाह जरूर दूंगा आपको। कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटे इकाई क्या होती है? बाइट होती है, बिट होती है, रिकॉर्ड होती है या फाइल होती है? कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटे इकाई जो है ये बिट होती है, ठीक ना। ये आपको बिट होती है सबसे छोटी इकाई, बिट कंप्यूटर को कहते हैं, ठीक ना। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। नेक्स्ट आइए, कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये क्या है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है या आपको वोलाटाइल तथा नॉन वोलाटाइल दोनों मेमोरी है या इनमें कोई भी नहीं है या वोलाटाइल मेमोरी है? तब आप जवाब दीजिएगा कि यह एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी आपको माना जाता है। रैम एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है। इसमें आपको संग्रहित डाटा को तब तक रखा जाता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, तो इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट,
किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? सीडी रैम कहलाती है, या रोम कहलाती है, या आपको रैम कहलाती है, या सीपीयू कहलाती है? कौन से आपको परमानेंट मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तब बताइएगा। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी जो है वो आपको रोम कहलाती है। इसे रैंडम रीड वनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? रीड वनली मेमोरी इसे कहा जाता है। ठीक ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको हुई। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सीडी रोम यानी सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कोर डिस्क रीड वनली मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी, या सर्कुलर डिस्क रीड वनली मेमोरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तब आप जवाब दीजिएगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी आपको सीडी रोम को कहा जाता है। ठीक ना? सीडी रोम जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी कहा जाता है। वहीं आपको अगले प्रश्न, ये शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा जबरदस्त व्याख्या लिखा गया है और आप सबके भविष्य के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट, काला अजार या काला जार होता है, अजार नहीं होता। फोड़े के रोग को फैलाने वाला कीट क्या है? काला अजार। ठीक ना? ये सैंड फ्लाई है, घरेलू मक्खी, जूं है, या खटमल है। तो सैंड फ्लाई जो है यही काला अजार एवं फोड़े के रोग को फैलाने का काम करता है। ये इसी के द्वारा आपको किया जाता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आइए। ये कुनैनन जो मलेरिया के एक प्रमुख औषधि है, ये आपको किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैनन जो है आवृत विजय पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, या शैवाल से। तब आप सिकोना की छाल से कुनैनन नामक मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है, सिनकोना नामक वृक्ष से। और ये सिनकोना जो होता है ये आवृत विजय पादप कहलाता है। ठीक ना? ये आवृत विजय पादप होता है और इसी से आपको मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। नेक्स्ट, वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं। कौन करता है? Z18 करता है, या एबसिसिक अम्ल करता है, ये इथाइलिन करता है, या एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन दोनों करते हैं। तब आप जवाब दीजिएगा कि एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन दोनों जो होते हैं ये वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं, ये वृद्धि को रोकते हैं। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस स्थान पर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र आपको स्थापित किया जा रहा है? इंदौर में, नासिक में, या सिंधुदुर्ग में, या नोएडा में? आपको कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं? तब आप बताइएगा कि MSME आपको जो है ये आपको कहाँ स्थापित हो रहा है? तो सिंधुदुर्ग में आपको यह स्थापित किया जा रहा है। ये सिंधुदुर्ग जो है ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु मंत्री नारायण राणे के द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इसके स्थापना आपको की जा रही है। ठीक ना? ये आपको इसके स्थापना की जा रही है और ये हम सब के यानी कह सकते हैं कि MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का जो है ये पहला आपको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये सामान्य ज्ञान जबरदस्त तरीके से मेरे द्वारा लिखा गया है, आप इसे जरूर पढ़िए एक बार। और आपके लिए मैं ये कहूँगा कि एक बार जरूर देखिएगा। सभी लोगों से, चाहे जिस विषय के वो विद्यार्थी हों, जो भी परीक्षा देना चाहते हैं, एक बार सामान्य अध्ययन जरूर परचेज करके आप सब देखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? ये सब के सब करंट है बच्चा। ठीक ना? करंट के क्वेश्चन है। बीना में, किशनगंज में, सूरत में, या रानी गौडिल्ली में आपको कहां पर भारतीय रेलवे द्वारा आपको स्थापित किया जा रहा है?
तब बताइएगा कि भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये बीना में स्थापित किया जा रहा है। और बीना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में आपको बीना स्थान जो है ये मध्य प्रदेश में आपको स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला की ओर चलते हैं। ये हमारे सामने अगला प्रश्न रहा। ये युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की? क्या गजब का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, पूछे गए नहीं हैं, पूछे जाएंगे। चूंकि भारत ने बड़े ही साहसिक का परिचय देते हुए दोनों देशों के साथ अपने तारतम्य को स्थापित किया और वहां पे फंसे भारतीय छात्रों को जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे उन्हें निकालने में अहम भूमिका अदा की। इसका नाम सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा दिया गया है, ठीक ना। ऑपरेशन गंगा अभियान जो है इसकी घोषणा 26 फरवरी 1922 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध के घोषणा की? आपको जो है एनिमेशन हैकर ग्रुप ने, फीफा ने, नाटो ने या रैनसमवेयर हैकिंग ग्रुप के द्वारा, तब ये किसके द्वारा आपको घोषणा की जाती है? तब बताइएगा कि एनोनिमस हैकर ग्रुप के द्वारा आपको जो है रूस के खिलाफ साइबर युद्ध के घोषणा की गई। रूस के खिलाफ आपको साइबर हैक की घोषणा की जाती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, ये हाल ही में 1 मार्च को किस दिवस के रूप में आपको मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में, या शून्य भेदभाव दिवस के रूप में, या अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, या विश्व दुग्ध दिवस के रूप में? 1 मार्च जो है ये किस रूप में मनाया गया? तब आप जवाब दीजिएगा कि 1 मार्च को आपको जो है ये शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक ना। शून्य भेदभाव दिवस के रूप में, जबकि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न के ओर चलें। ये आपको जो है कि लेखपाल के शानदार आपको मैथमेटिक्स का हल कराया गया है और श्रेय ये उमेश सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से लिखा गया है, ठीक ना। तो इसे जरूर परचेज करिए और आपकी सफलता में यह जरूर सहायक सिद्ध होगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे, तब तक हम जल ग्रहण करते हैं, आप लोग जवाब देते रहिए। भारतीय सुरक्षा परिषद में वर्तमान में आपको जो है कि भारतीय प्रतिनिधि, भैया निधि में छोटी होगा, प्रतिनिधि कौन है? जल्दी से आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। दलबीर सिंह भंडारी हैं, या नागेंद्र सिंह हैं, या टी.एस. मूर्ति हैं, या अजीत सिंह डोहा हैं? ये कौन है जो भारतीय आपको वहां पे हैं? तब बताइएगा कि टी.एस. मूर्ति, यहाँ पे मूर्ति में छोटी मात्रा हो जाएगी। टी.एस. मूर्ति जो है ये भारत में वर्तमान में सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का आपको नेतृत्व करते हुए इन्होंने रूस के खिलाफ कई बार आपको जो है 3 ऐसे समय आए जब रूस के खिलाफ इनके द्वारा भी जो है कि वोटिंग नहीं की जाती है और भारत तटस्थता के भूमिका में रहता है। भारत बार बार कहता है कि वार्ता और शांति ही युद्ध की समस्या का विकल्प है, या इस समस्या का विकल्प जो है डायलॉग के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूस की सबसे बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी कौन है? तो मोसाद जो है ये ईरान की है, रॉ भारत की है, CIA ये आपको, और ये बचे 2, ये रॉ भारत है, मोसाद
इजराइल ये मुसाद है और ये भारत है, ठीक ना। अब इसमें से GRU या CIA रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी कौन है? तो GRU जो है ये रूस के सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है, ठीक ना। रूस के सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1947 को, 4 अप्रैल 1948 को, 4 अप्रैल 1954 को या 4 अप्रैल 1950 को? तब बताइएगा कि 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई। नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें अमेरिका और 29 यूरोपीय कंट्री, आपको 28 यूरोपीय कंट्री शामिल हैं। नाटो में आपको कुल देशों की संख्या आपको 23 है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स जो है ये इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, ये किताबें अब आपके द्वार तक पहुंच रही होंगी। शानदार तरीके से हम सब आपकी सेवा में हमेशा संलग्न हैं और आपको जो है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट देखिए, रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो रूस की सबसे लंबी नदी आपको वोल्गा है, यूराल है, नाइपर है या ओवे है? तब बताइएगा कि वोल्गा रूस के सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है ना। गंगा से वोल्गा नाम सुने होंगे राहुल सांकृत्यायन जी का, इन्होंने गंगा से वोल्गा को लिखा था। नेक्स्ट, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान किस देश में स्थित है? आपको यूक्रेन में, बेलारूस में, रूस में या इनमें से कोई नहीं? तब बताइएगा कि सबसे ठंडा स्थान रूस में आपको स्थित है और बरखोयांश जो है, बरखोयांश यही आपको सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, बरखोयांश। चलिए नेक्स्ट, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया कैस्पियन सागर को, वोल्गा को, बैकाल को या आपको यूराल नदी को? तब पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ये बैकाल नदी को आपको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में, तब ये आपको जो है कि जबरदस्त तरीके से आप सबका सहयोग बना रहा। आप सबको धन्यवाद, तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आपको आपका दिन और आपका आने वाला भविष्य मंगलमय हो, इन्हीं के लिए शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।